जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा तुम कामयाब नहीं बनोगे। यानी कि जब तक मेरे ऊपर कर्जा नहीं हो जाएगा और मेरे लॉसेस ऐसे नहीं हो जाएंगे कि भैया मैंने 50 लाख का लॉस कर लिया, तब तक पैसा नहीं बनेगा। वो फेज़ आता है, सबके साथ आता है। सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बहुत लॉस हुआ करता था, मैंने इतने पैसे डुबो दिए, फिर मैं कर्जे में चला गया और फिर मैं वापस आया, फिर मैं जो है अचानक से अंबानी बन गया। काइंड ऑफ स्टोरीज यूट्यूब पे खूब चलती थी और इत्तेफाक से आज भी चल रही है। लेकिन ये लॉस बुक करना पेनफुल नहीं होता? आजकल स्टॉप लॉस के लिए भी लोग रील्स बनाने लगे एंड आई एम सो हैप्पी। लोगों को रील्स पसंद आ रही हैं और स्टॉप लॉस के लिए कोई महाभारत वाला एग्जांपल देगा कि देखो युधिष्ठिर ने स्टॉप लॉस लगाया होता तो महाभारत ना होता। 2020 के बाद से स्पेशली बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। आपका इसको लेकर क्या व्यू है? ट्रेडिंग है क्या? वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग पीपल। 3 महीने सीखना और 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करना। इन्होंने मुझे इतना समझा दिया था कि रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अभी हम लोगों की बातों के बीच में आपने सोचने की कोशिश भी नहीं करी कि मेरे पास आप नॉलेज है। एंड एग्जैक्टली द सेम हैपेंस व्हेन वी वॉच अ यूट्यूब वीडियो। प्रियांक पिछले 8 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड ही इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आल्सो। आज वो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजों में महारत हासिल कर चुके हैं और वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते वो अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये अपनी रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। आप एसएमसी को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे क्या होती है एसएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे ये डाउ थ्योरी से डिफरेंट है? इसको हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं कि ये बात सही है या सुनने से तो बहुत सही लग रही है मुझे ये वाली बात, लेकिन इसको वैलिडेट कैसे करें? चलिए मैं आपको बहुत ही अपना बढ़िया एक प्रेडिक्शन से बता देता हूँ जो सक्सेसफुल हुई। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जहां पर मेरे साथ गेस्ट हैं होल्ड विद प्रियांक से मिस्टर प्रियांक। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ उनके थ्रू कुछ स्ट्रैटेजीज लेकर आ पाऊं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जो भी आपको वो बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाए वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे जितना आपके बारे में मालूम था, मैंने आपको टीवी पे देखा है, आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पैनल डिस्कशंस के पार्ट होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपकी जर्नी पिछले 8 साल की कैसे स्टार्ट हुई? स्टॉक मार्केट में कैसे आना हुआ? क्या आपने ग्रेजुएशन के बाद ही स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली थी या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग मायने हैं इस जर्नी के? तो प्लीज एक बार शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मेरी तो जर्नी बहुत छोटी है और आपकी जर्नी इतनी लंबी है, तो आपको तो हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। थैंक यू। सो अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करके और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मेरी कुछ बातों से जो हमारे व्यूअर हैं उन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके उनके ट्रेडिंग जर्नी में। वैसे कायदे में अगर आप मेरे एजुकेशन पे जाएंगे तो बोलेंगे फाइनेंस में कहाँ से आ गए। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओह वंडरफुल। सो आफ्टर दैट ऑब्वियसली आई परस्यूड माय ओन ड्रीम्स। सो मैं जॉब पे नहीं गया, आई गॉट प्लेस्ड, वही बेसिक TCS कॉलेज से प्लेसमेंट। बट लेटर ऑन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई ऑप्शंस कि मैं अपने आप से क्या कर सकता हूँ। छोटा सा मन में था एक कि यार अपने लिए कुछ करके देखते हैं पहले, क्योंकि सर मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपने कह सकते हो 20 से 30s वाली लाइफ में होते हो ना, सो दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन रिस्क एट मैक्स। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या होता है कि आपके साथ आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगातार बढ़ते जाते हैं, फिर आप वो रिस्क नहीं ले सकते उतने खुले मन से। सो आई न्यू कि आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। फॉर्चुनेटली माई पेरेंट्स टुक मी टू स्कूल एट अ वेरी अर्ली एज. Okay. And when I completed my BTech, I was just 20. Oh. Even my 21st birthday came after my graduation. So I had time. I knew it कि मैं अगर 2-3 साल अपने ट्राई मार के देखता हूँ और कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा. So I tried और अच्छी बात यही रही कि कुछ हुआ नहीं 2-3 साल, ठीक है, बट उस 2-3 साल से सीख कर फिर कुछ अच्छा होने लगा. और मेरा अपना एक स्टार्टअप था जो आई स्टार्टेड इन 2017 और मैं वो बहुत अच्छे से कर रहा था. एंड बट उसी बीच में क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड बेंगलोर से मुझे कॉल करके बोलते हैं कि भाई बिटकॉइन खरीदा क्या. मैंने कहा बिटकॉइन खरीदा क्या? अब ये दोनों ही चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, ना तो बिटकॉइन समझ में आ रहा था ना खरीदा क्या समझ में आ रहा था. सो ही सेड कि यार एक बहुत बढ़िया चीज़ आई है गोल्ड की तरह. सो मैंने तो कभी गोल्ड ही नहीं खरीदा था. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन घर में सब जानते थे गोल्ड, तो सब जानते थे. कह रहा उसकी तरह है, इसे खरीदो और इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और फिर इसे बेच दो तो पैसा बन जाता है. और अब काम अच्छा चल रहा था तो मेरे पास पैसे भी थे. सो आई सेड कि ठीक है भाई ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ 60-70-80 हज़ार रुपये लगाने में कुछ जा तो रहा नहीं है. एंड ही सेड कि ठीक है चलो करते हैं. और मैंने उसको खरीद लिया. ये 2017 कुछ अगस्त की बात थी और बस ऐसे खरीद लिया. ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता था, खरीद के रख लिया. उसी ने मुझे हेल्प किया सब कुछ करने में और मैंने रख लिया. और सर जैसा दोस्त की राय होती है कि दोस्त ने आपको कुछ करने को बोला है
99% स्टोरीज में क्या होता है कि वो पैसा डूब जाता है। मेरे केस में उल्टा हुआ और वो पैसा 3-4 गुना हो गया। सो 2017 में बिटकॉइन का बुल रन आया था एंड आई गॉट द परफेक्ट एंट्री। मतलब जो आपकी सबसे बढ़िया एंट्री हो सकती थी वो आपको मिल गई कि लाइक 3-4 महीने में पैसा आपका 3-4 गुना हो जाए। और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात थी और अब मुझे पता भी नहीं है कि बेचना है उसे क्या करना है, मैं बस देखे जा रहा हूँ, खुश हो जा रहा हूँ, पैसा बढ़ रहा है। एंड सो ही कॉल्ड मी कि भाई इसको अब निकाल दे दिसंबर में, और मैंने ऑलमोस्ट टॉप पे एग्जिट कर दिया और मेरे पास रुपए अब अच्छे खासे हो गए। ये वो वाली रैली है जहां पर बिटकॉइन ने पहली बार $50,000 टच किया था? नहीं सर, ये उससे भी पहले है। ये वो है जब बिटकॉइन पहली बार $20,000 के। अच्छा, राइट। सो आई बॉट अराउंड एट जब वो $3,000-4,000 के आसपास था। अच्छा। और वो 20,000 तक गया था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने 17 पे बेचा कि 16 पे बेचा, बट मुझे इतना पता है कि वो मेरा पैसा लगभग 3.5 से 4 गुना हो गया था। ठीक है, अब पैसा आ गया। अब जो है उसने बोला कि ठीक है अब इसको ऐसे ही जब ये सस्ता होगा बाई कर लेना और महंगा हो जाना। लेकिन अब वो वहाँ पे वो वाली स्टोरी सबकी तरह की मैं तो अपने आप से करके देखूंगा। फिर मुझे मेरे एक और फ्रेंड मिले पंकज, उन्होंने मुझे बोला कि भाई जो है प्रियांक मैं बिटकॉइन जानता हूँ, पता है तुम्हें बिटकॉइन क्या होता है? ट्रेडिंग करते हैं। अब मुझे तो पता था बिटकॉइन क्या होता है और मैंने तो उसे पैसा भी बना लिया था। सो आई सेड कि हाँ मैंने सुना तो है, वो कोई बताता नहीं ना, उस टाइम पे ऐसा ही होता था, जनरली बताते नहीं थे। तो वो बोला कि मैं बिटकॉइन ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और आपको भी सीखना चाहिए। सो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा अगर सीखने वाली बात है तो चलो ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो खुश हो गया। उसके बाद बिटकॉइन नहीं थे, वो बस ट्रेडिंग सीख रहा था। उसके बाद पैसा नहीं था, पैसा मेरे पास हुआ। तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि चलो इस पैसे से ट्रेडिंग करते हैं और पैसा बढ़ाते हैं। और मेरी फिर दूसरी ट्रेड, मैंने एक उस टाइम सतोशी में कुछ होता था, सो मैंने 1400 सतोशी पे एक कॉइन बाई किया और वो 3 महीने बाद 30 सतोशी का रह गया। सो मैंने उसमें लगभग अपना 70% पैसा लगा दिया था और वो 1 महीने 2 महीने के अंदर ही नीचे आ गया और वो पैसा मेरा खत्म हो गया। फिर मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा। अब वो आ गया कि यार जितना लगाया था शुरुआत में उससे भी नीचे आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए। एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है अब यार अब से सीखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कौन सी चीज़ होगी जिसने हमें प्रॉफिट एक बार दिया तो उसने एक्साइटमेंट भी दे दिया लेकिन फिर वापस भी ले लिया। सो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ थी कि मैं स्कूल टाइम से एकेडमिक्स में थोड़ा अच्छा था। इवन इन +2 आई गॉट लाइक फर्स्ट रैंक इन माई डिस्ट्रिक्ट। नहीं मैं समझ ही पा रहा हूँ क्योंकि आप अपनी एज से बड़े लोगों के साथ पढ़ रहे थे। हाँ। क्योंकि आप एज में बहुत छोटे थे उस टाइम पे। करेक्ट। तो अगर आपने वो बीटेक भी पास कर ली वहां से, हाँ जी, एंड दैट टू मैकेनिकल व्हिच इज अ डिफिकल्ट स्ट्रीम, राइट, क्योंकि मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है। ओके ग्रेट। तो वो मुश्किल है। हाँ जी। सो फिर तो उसी वजह से शायद मुझे एक आदत थी कि चीज़ों को करने से पहले सीखो। अब उसके बाद मैंने क्या किया ना, दोबारा पैसा नहीं डाला, आई स्टार्टेड लर्निंग और मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखना शुरू किया। इट वॉज अर्ली 2018, मे बी इन जनवरी मिड। मैंने अभी उस समय इंटरनेट ऑलमोस्ट सस्ता सा हो गया था, जियो प्लेटफॉर्म्स आ गए थे सारे के सारे। और मेरे पास क्या था कि ऑफिस टाइमिंग, क्योंकि ऑफिस अपना था तो कोई ऐसा तो नहीं था चक्कर। मेरा 8 से 9 घंटे का काम होता था, बैचलर थे, पूरे दिन फ्री थे और बस फॉर्चुनेटली हम ऐसे कामों में नहीं थे कि ज़्यादा इधर उधर उड़ाने में पैसा, तो सीखने का ही काम था। सो मैं सीखता गया। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और 3 महीने ये मेरे साथ जो चीज़ें अच्छी रही, और मैं सबको बोलूँगा कि अगर आप नए हो, जितने भी लोग नए इस बात को सुन रहे हैं वो इस बात पे बहुत फोकस करें कि अगले 3 महीने जब मैं वीडियोस देख रहा था, आई नेवर टच्ड अ सिंगल ट्रेड। अच्छा, मैंने नहीं देखा। दैट्स अ ब्यूटीफुल लर्निंग एक्चुअली, जो सबको लेनी चाहिए। करेक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैंने वीडियोस देखना शुरू किया तो वीडियोस कैसी होती थी सर, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बहुत लॉस हुआ करता था। मैंने इतने पैसे डुबो दिए, फिर मैं कर्जे में चला गया और फिर मैं वापस आया, फिर मैं जो है अचानक से अंबानी बन गया। काइंड ऑफ स्टोरीज यूट्यूब पे खूब चलती थी और इत्तेफाक से आज भी चल रही हैं। बट मेरा हमेशा सीन रहता था कि भैया दूसरों से सीख लो। अब ये मत सीखो उसने कैसे किया, क्या किया, भले ही, लेकिन ये तो समझ जाओ कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम पहले लॉस करें, तो हम लॉस क्यों करें। मतलब एक आज के वक्त में ना ऐसे स्टोरीज ने भी मेरे को ऐसा लगता है ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट लोगों का बना दिया है। कि मैं आपको बताऊं, रॉकस्टार मूवी सबने देखी होगी। सो जब मेरा इसमें ट्रेडिंग में लो आया 2019 में, सो हुआ क्या कि मेरे को भी ऐसा फील आने लगा था कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा तुम कामयाब नहीं बनोगे। यानी कि जब तक मेरे ऊपर कर्जा नहीं हो जाएगा और मेरे लॉसेज ऐसे नहीं हो जाएंगे कि भैया मैंने 50 लाख का लॉस कर लिया, तब तक पैसा नहीं बनेगा। वो फेज आता है, सबके साथ आता है, बट ऐसा नहीं है। और वो टाइम ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया ये। सो आई केप्ट लर्निंग 3 महीने मैंने सीखा। द नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने प्रैक्टिस करा। किस पैसे से? वही पैसा जो बचा हुआ था, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। वो 30-40 हज़ार जो बचा हुआ था उसी से प्रैक्टिस करता था, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लेकर। मतलब अगर इक्विटी में कर रहा हूँ, इक्विटी कैश में कर रहा हूँ, तो मैं एक स्टॉक इंट्राडे में करूँगा, बस एक स्टॉक। उस पॉइंट्स 5-10 रुपये ऊपर नीचे होता था और डिलीवरी में लेने का फायदा होता है, ब्रोकरेज भी नहीं लगता आपका।
राइट। सो डिलीवरी में बाई कर लिया, देख लिया, कर लिया, देख लिया। टाइम फ्रेम यूज करता था 1 मिनट का, जिससे कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स ले पाऊँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये ऐसा करके मैंने करना शुरू किया। और उस टाइम पे मैं बता ही रहा हूँ आपको, अगर क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म मिल गया, शाम में उस पर प्रैक्टिस कर ली, दिन में, क्योंकि वो सीख रहा था। फिर मुझे पता चला कि ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग होती है, वो बेस्ट मुझे मिल गया। फिर तो मैंने उसमें ट्रेडिंग व्यू पे खूब पेपर ट्रेडिंग किया। 3 महीने सीखना और 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करना, इन्होंने मुझे इतना समझा दिया था कि रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और उसके बाद मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि बहुत ही रेयर कभी ऐसा हुआ कि मैं ओवरऑल अपने कैपिटल के -20% से नीचे गया हूँ। आज तक तो नहीं गया 7 साल में। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमाए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं 1 लाख का मैंने 10 करोड़ कर दिया या हजारों % के रिटर्न्स आ गए। ऑब्वियसली मैंने ऐसे ट्रेड्स लिए हैं, डॉक्यूमेंटेड है पब्लिकली, ट्विटर पर मेरे हैं, जहां पे पैसा 16 गुना भी हुआ है। ठीक है, 16 गुना हुआ, 17 गुना हुआ, 22 गुना भी हुआ। ऐसे भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं, बट मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा कभी भी, ना किसी को बोलूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिंपल सी बात है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। आप इस तरह भागोगे कि मुझे पहले दिन ही अमीर बनना है और मेरे तो डेली का लाख रुपए का MTM बनना चाहिए, आपके लॉस भी ऐसे ही होंगे। करेक्ट। और आप अपने अर्ली एज में अपने माइंडसेट को इतना प्रिपेयर नहीं कर सकते कि आप -1 लाख से अगले दिन -1 से +2 हो जाओगे। मोर लाइकली आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, और वो -1 से -2 होगा, वो होगा। सो आई वॉज वेरी श्योर कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, इतना बैंक अकाउंट में रखे रहना है, इसमें से इतना निकालना है, लगाना है, प्रैक्टिस करना है। 3 बार तो मुझे अभी भी याद है, ऐसा हुआ 18 से 19 के बीच में मैं लिक्विडेट हो गया था। लिक्विडेट मीन्स लाइक जीरो। बट मैं पैसा इतना रखता था कि अगर मेरी कैपेसिटी आज 3 लाख रुपए से ट्रेड करने की है तो 50,000 रुपये रखो ना। ओके। जब आप इस 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख कर लोगे, देन थिंक कि मैं अपना कैपिटल बढ़ा सकता हूँ, पहले मत करो। तो मेरा ये रहा, 2-3 बार जीरो हुआ, मेरे पास टॉपअप करने के लिए बैंक में फंड थे, वो करता रहा, एंड देन जर्नी आगे बढ़ी। फिर कोविड आया, कोविड में फुल टाइम हो गया, बिजनेस रुक गया, सबका ही साथ हुआ था, वो एक ऐसा टफ टाइम था। और वहाँ पे आप कह लीजिए कि मैं बहुत थोड़ा सा लकी रहा। वैसे तो कोविड का टाइम ऐसा रहा कि जो लोग सुन रहे हो सकता है सब लोग दुखी भी हों उस बात से, बट मेरे लिए वो टाइम थोड़ा सा लकी रहा। मैं थोड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस बना पाया, ट्विटर पे एक्टिव हुआ, और मैंने वहाँ पे अपने नॉलेज शेयर करना शुरू किया, अपने रिसर्च को वहाँ पब्लिश करना शुरू किया, लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो वो अच्छा टाइम था। तो कोविड वाज फैंटास्टिक। मतलब मैंने अपने खुद के बिजनेस में इतना नहीं जनरेट किया था जितना मैंने कोविड टाइम में ट्रेडिंग से कर लिया। अच्छा, ये आपने उस समय इंट्राडे ट्रेडिंग फॉलो करी? हाँ, इंट्राडे स्विंग। मेरा फंडा हमेशा से क्लियर था कि मैं जब भी ट्रेड देखने जाता हूँ, मैं किसी भी स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, वो स्टॉक होगा, वो इंडेक्स होगा, आई नेवर लुक कि मेरे को अगर आज इंट्राडे है तो इंट्राडे ही करना है। आई ऑलवेज लुक एट द सेटअप। मुझे समझ में आना चाहिए प्राइस क्या कर रहा है। अगर मुझे ये क्लियर हो रहा है आज कि भाई निफ्टी इस प्राइस से इस प्राइस पर जाएगा, अब वो मुझे डेली चार्ट से पता चल रहा है, और डेली चार्ट में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट यहां से यहां जाने के चांसेस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है। करेक्ट। सो आई विल नॉट लुक फॉर इंट्राडे। व्हाई वुड आई? मैं अपने सेटअप को क्यों बिगाड़ूंगा? व्हाट पीपल यूजुअली डू कि इससे आज ही पैसा कमा लो। तो यू मीन टू से दैट यू आर ओपन टू चेंजिंग द टाइम फ्रेम। आपके लिए मार्केट का एक व्यू है, वो व्यू इंट्राडे में होगा, स्विंग में होगा, उससे मैटर नहीं करता है हमारे लिए। मुझे अपने सेंटीमेंट को या मुझे अपने जो मार्केट में मेरी प्रेडिक्शन लग रही है मुझे उसको फॉलो करना है। करेक्ट। ओके, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, जो पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड डेटा, मैं सिर्फ वही बोलूंगा सर, आज जो नहीं पब्लिकली मैंने कभी डिस्क्लोज किया वो नहीं करेंगे। एज आ रहे मुझे भी क्रेडिबल रहना है कि मेरी कोई बात अगर मैं बोल रहा हूँ वो सच हो। सो जैसे मैं आपको टाटा मोटर्स का एग्जांपल दूंगा। अच्छा, यहाँ पर प्रियंक एक बार आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज एक बार, ऑब्वियसली हम यहाँ पर नीचे डिस्क्लेमर तो डालेंगे ही, बट आप भी एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए कि आप जिस भी स्टॉक की रिकमेंडेशन या जिस भी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो रिकमेंडेशन की फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। करेक्ट सर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबके लिए जानना जरूरी है कि पहली बात तो मैं अभी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो पास्ट में हो चुकी हैं, पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में अगर आप कभी भी पैसा लगाने का सोच रहे हो, किसी को भी सुनकर, चाहे वो रिकमेंडेशन को भी सुनकर, तो रिस्क हमेशा आप ही का होता है, वो सामने वाले के ऊपर लायबल नहीं होता। तो इसलिए सोच समझ कर ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें या लगाएं। राइट। ठीक है सर। सो टाटा मोटर्स का जैसे मुझे पता चला 400 रुपये पे था 2022 में, मुझे वीकली चार्ट समझ में आया कि ये तो यहाँ से 1150 जाएगा। 405 रुपये पर 1150, पहला टारगेट 600, दूसरा टारगेट 950, तीसरा टारगेट 1150, 3 टारगेट्स, दैट्स इट। अब 2022 से लेके 2024 तक हर हफ्ते का मेरा काम था टाटा मोटर्स का वही टारगेट अपडेट करना लोगों के लिए। अच्छा।
और मार्केट का भाई देख लीजिए 1172 के आसपास होगा। अच्छा, और 1150 जिस दिन हिट किया, आई सेड कि इट्स डन एंड नाउ वी विल लुक इट अराउंड 600 और आई थिंक 605 के आसपास का बॉटम है। सो अब मुझे वहाँ पे वीकली पे पता चला। ये सारी चीजें आपने ट्विटर पे मेंशन? हाँ सर, ओपनली मेरे ट्विटर अकाउंट पे सारा डिटेल, मैं उसके बारे कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसा कोई, मैं बोलने के लिए और शेखी मारने के लिए भी मैं कुछ बोल सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सर ऐसा बोलते हैं मैंने 50 लाख का 5 करोड़ 5 दिन में कर दिया। ठीक है, कोई हिसाब नहीं उसका, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आप इतने क्रेडिबल हैं, अब सोचिए जैसे यार कोई व्यूअर है, वो यहाँ पे बैठ के देख रहा है कि हिमांशु सर बोल रहे हैं और हिमांशु सर प्रियांक से बात कर रहे हैं। सो एक्चुअली में उसे क्या होता है कि प्रियांक जो भी बोल रहा है कहीं ना कहीं आपकी भी क्रेडिबिलिटी जुड़ी होती है। तो मैंने देखा कई बार यूट्यूब पे आके लोग बोल देते हैं और एक आदमी बस आंख बंद करके विश्वास कर लेता है कि वो सच है, बट आई डोंट लाइक इट कि जो चीज प्रैक्टिकली आप नहीं प्रूव कर सकते उस पर क्यों बोलना है। ऐसे तो मैं बोलूंगा मैं कल चांद घूम के आया था, है ना। सो दैट इज वेरी क्लियर। सो अब ये चीज जो मैं किया वीकली चार्ट पे किया, उसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने बोला इंट्राडे में कि भाई ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मैं इंट्राडे के लिए भी ओपन हूँ, स्विंग के लिए भी ओपन हूँ और मैं लॉन्ग टर्म मिड टर्म ट्रेड्स के लिए भी ओपन हूँ। क्योंकि सर मेरा मानना ये है, ट्रेडिंग है क्या, वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग पीपल। अब जैसे कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर को देखोगे, वो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, ही विल क्लेम कि इंट्राडे ट्रेडिंग से बढ़िया कुछ नहीं है, राइट, बट द स्टेटमेंट शुड बी कि मेरे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग से बढ़िया कुछ नहीं बिल्कुल है। सही बात बताइए, दिस इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। एब्सोल्युटली। और ये एक देखने वाले आदमी के माइंड में नहीं जाता, वो जो आपने स्मॉल सेंटेंस आपने छोड़ दिया वो उसे परेशान कर देता है। कोई बोलेगा कि स्विंग ट्रेडिंग से बढ़िया कुछ है ही नहीं, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि स्विंग ट्रेडिंग में लॉस नहीं होते भाई, सब में होते हैं। अब आजकल कमेंट्स आ रहे हैं, मार्केट इस तरह की चल रही है कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे बर्बाद चीज है। आजकल लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ इक्विटी में है, इक्विटी कैश करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो तभी पैसा है। तो अगेन वो किसी एक इंसान के लिए है और आपको अपना जगह देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो मैं तीनों चीज़ों के लिए बहुत ओपन रहता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग 2 से 3 दिन वाली और इंट्राडे, मैं तीनों ही करता हूँ। यूजुअली लॉन्ग टर्म बहुत कम करता हूँ, बहुत लिमिटेड ट्रेड्स करता हूँ, काइंड ऑफ जो फ्यू ट्रेड्स मैंने करी हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई 5 साल बाद इस स्टॉक के साथ ये होगा, दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज येट, सो आई विल नॉट आस्क यू टू डू दैट एज वेल। अब मैंने जो पोजीशंस ली रखी है 3 साल पहले, जब वो 5 साल में यानी कि ऐसे 2 साल बाद मेरा टारगेट कंप्लीट कर देंगी, देन आई विल कम एंड से हिमांशु सर अब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी मेरा फोटे है। हाँ, सिंपल सा फंडा है। सो दैट्स हाउ इट इज कि मुझे तो ये समझ में आना चाहिए ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का सिंपल कंसेप्ट है, सस्ता बाई करो महंगा बेचो, दैट्स इट। आप एक मार्केट में जाइए, नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में जाइए, एक दुकानदार से मिलिए जो अच्छा होलसेलर होगा, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं सामान को 3 दिन के लिए खरीदता हूँ कि 5 दिन के लिए खरीदता हूँ कि 3 महीने के लिए खरीदता हूँ। वो तब खरीदता है जब सस्ता है और तब बेचता है जब महंगा है। सो आई एम सिमिलरली लाइक दैट। मुझे इंट्राडे सेटअप मिला तो आई एम इंट्राडे ट्रेडर दैट डे। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन प्राइस कंपेयर टू द टाइम। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। अगर मेरे को पता है यार ये सस्ता है और 5 दिन बाद महंगा होगा और मैं इसे खरीद सकता हूँ, तो मैं क्यों इंट्राडे में टक्कर मारूंगा भाई, मैं खरीद के बैठ जाऊंगा 5 दिन। सर दैट्स हाउ एक्चुअली, क्योंकि पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आप ये मत सोचिए बड़ा प्रॉफिट बनाना है, आप ये सोचिए आप छोटे प्रॉफिट को कितनी बार बना सकते हो। दिस इज द गेम। मैराथन ये है कि आप धीरे धीरे कितना लंबा दौड़ सकते हो, ये नहीं है कि आप स्प्रिंट कितना तेज कर सकते हो। प्रियंक जी, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया, आपने कुछ और स्टॉक्स के भी एग्जांपल दिए, यहाँ पर ये एक्सपर्टीज आपको लाने में 7-8 साल के आसपास लगे। अब ये चीज़ सीखी भी जा सकती है, तो अगर कोई बिगिनर है तो वो इस लेवल पे कैसे पहुंच सकता है? मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने उस स्टॉक में ऐसा क्या देखा था, अगर आप वो बताना चाहें तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ट्रेडर्स के पास अपने कुछ सीक्रेट मंत्रास होते हैं, वो हो सकता है आप ना बताना चाहें, लेकिन अगर कोई बिगिनर ऐसी स्किल को सीखना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है इस चीज को? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। और वैसे ऐसा मेरा कोई स्किल नहीं जो मैं सीक्रेट रखता हूँ, मैं तो बहुत ओपन हूँ और यूट्यूब पे मुझे आए हुए कुछ 8 महीने ही हुए हैं। सो जितने लोग मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं वो सब लोग ये जानते हैं कि प्रियांक के मन में जो होता है वो बता देता है। एंड आई मेक लाइव वीडियोस, मोस्टली लाइव, नॉट लाइक मैं ट्रेडिंग लाइव करता हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, सो हम लाइक अगर मुझे 15 मिनट की वीडियो बनानी है, मैं 15 मिनट ओपन करता हूँ कैमरा, मैंने बोला और उसको सीधा अपलोड कर दिया, नो एडिटिंग रिक्वायर्ड। सो आई एम वेरी ओपन टू इट। और मेरा मानना भी ये है कि क्योंकि मैंने भी सर कहीं ना ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम और बुक्स इन्हीं से सीखा है। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरा एक एथिक है कि भाई अगर तुम्हें किसी को सिखाना है तो पूरा सिखाओ या सही सिखाओ, अधूरी जानकारी मत दो। आप सोचिए सर, मैं आपको बोल दूं, मान लीजिए हिमांशु सर कि आप मेरे साथ मान लीजिए हम स्काई डाइविंग करने गए,
ठीक है, आप और मैं दोनों प्लेन में हैं और मैं आपको बोल दूँ बिना पैराशूट के कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा, कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। आपने देखो 5 करोड़ का लॉस कर दिया क्योंकि प्लेन शुरू नहीं हुआ था, वो जमीन पे था। अच्छा, तो आप कूद सकते थे। दिस इज कॉल्ड हाफ नॉलेज, क्योंकि मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं। और अभी हम लोगों की बातों के बीच में आपने सोचने की कोशिश भी नहीं करी कि मेरे पास हाफ नॉलेज है। एंड एग्जैक्टली द सेम हैपेंस व्हेन वी वॉच अ यूट्यूब वीडियो। यही होता है हमारे साथ। हम लोग कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि इस 10 मिनट के वीडियो के बाहर भी दुनिया है, और इस 10 मिनट के वीडियो के बाहर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे ट्रेड को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड आई मस्ट नो इट। सो मेरा ये मानना है कि आप बताओ तो पूरा बताओ। सो अगेन दैट कम्स टू द टाटा मोटर्स अगेन। तो टाटा मोटर्स बड़ा सिंपल सा है सर। आई जस्ट यूज द मार्केट साइकिल, और जितने भी लोगों को मार्केट साइकिल सीखना है दे मस्ट फॉलो चार्ल्स टो 1900, आज से 125 साल पहले। अगर आदमी सिर्फ उनके मार्केट साइकिल्स को समझने की कोशिश करेगा, बुल मार्केट कैसे चलती है, बेयर मार्केट कैसे चलती है, अगर कोई अर्ली इन्वेस्टर देख रहा है तो आई वुड से कि एक इन्वेस्टर के लिए तो वो बाइबिल है। अगर आप सिर्फ मार्केट साइकिल समझ जाओगे और रिस्क मैनेजमेंट समझ जाओगे, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग। क्यों मेरा ऐसा मानना है? क्योंकि मार्केट मूव्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और मार्केट साइकिल्स आपको बस यही सिखाती है कि कब मार्केट ऊपर की तरफ है और कब मार्केट नीचे की तरफ है। और अगर आप टाटा मोटर्स को देखोगे, मार्केट कोविड में नीचे गई। नाउ यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द कंपनी। भाई सिंपल सी बात है, कोविड आया है, टाटा मोटर्स का शेयर अचानक से 150 रुपये पहुंच गया है, 150 से भी नीचे चला गया, आई थिंक 2 डिजिट्स में चला गया था, राइट सर? अब दो ही चीजें होंगी, या तो दुनिया खत्म होगी और नहीं तो टाटा मोटर्स जिंदा रहेगी। क्योंकि अगर टाटा मोटर्स ही डूब जाएगा, आप समझिए उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो भैया फिर इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो फिर अब तो कोविड या तो ऐसी बीमारी आ गई थी कि भैया सब जाएगा, नहीं तो कोविड, नहीं तो टाटा मोटर्स तो पलटेगा। दैट वाज अ वेरी बेसिक फंडा, दैट वाज क्लियर टू मी। नहीं, लेट मी टेल यू वन मोर फनी थिंग हियर। यहाँ पर जब आप जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में सिमिलर सा थॉट आया था कि अगर हम सब मर ही जाएंगे तो इस पैसे का करना भी क्या है, और अगर हम बच जाएंगे तो फिर शेयर परचेज कर लो, यहाँ शेयर परचेज कर लो। करेक्ट है कि नहीं है? सो व्हाट आई एम वाचिंग इज कि टाटा मोटर्स इतना ज्यादा सस्ता हो गया है जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, 2016 के नीचे है। सो भाई इतना सस्ता अगर एक ऐसी कंपनी मिल रही है, ठीक है, मैं एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसका पिछले इतने सालों से इंडिया में नाम है, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ टाटा मोटर्स से रिलेट नहीं करना चाह रहा, आई जस्ट वांट टू अवेयर पीपल कि अगर दोबारा कभी ऐसा होता है तो आपको ये समझना है ना। तो अगर एक अच्छी कंपनी वहाँ पर है, इसका मतलब वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का इतना नीड नहीं बचा, अब बचा टाइमिंग का। सो मैंने उसको 150 के आसपास एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप डाला ट्विटर पे, एंड आई टारगेटेड 240 160 के आसपास था, हो गया, और निफ्टी भी रिकवरी करना शुरू कर दिया। देन मार्केट पंप होता रहा और टाटा मोटर्स चला गया 500 रुपये, एंड आई वॉज रियलाइजिंग कि यार मेरे पास इतनी बढ़िया एंट्री थी, एंड मैं तो 250 पे निकल गया, ये तो 500 चला गया। सो आई शुड कीप अ ट्रैक ऑफ इट। अब अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जितने लोग अभी सुन रहे होंगे और टाटा मोटर्स का चार्ट खोल के देख सकते हैं, तो उन्हें समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देन टाटा मोटर्स गिरता है और लगभग 8 महीने मार्केट्स 370-80 रुपये से लेकर 420-430 के बीच में कंसोलिडेट करता है। ना इफ यू नो एक्यूमुलेशन फेज, इफ यू नो मैनिपुलेशन फेज, इफ यू नो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अगर आपको मार्केट साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है, मार्केट साइकिल का मार्कअप फेज समझ में आता है, सो बेसिकली आप किसी भी मार्केट साइकिल का ग्राफ देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा। इट इज क्वाइट ईजी। देन वेरी बेसिक, यू जस्ट हैव टू यूज फिबोनाची यूज कीजिए, टारगेट निकालिए, आपके टारगेट्स में चल जाएंगे। ओके, तो आपने वो जो टाटा मोटर्स के टारगेट निकाले थे वो फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू निकाले? करेक्ट सर, फिबोनाची एक्सटेंशन, वेरी बेसिक, और बस मार्केट साइकिल को समझने का गेम है। इफ यू आर रॉन्ग देन यू विल लूज इट टू, क्योंकि अगर आप गलत थे और आपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्यूमुलेशन समझ लिया तो भी समस्या है। करेक्ट, बट फॉर दैट वी हैव द स्टॉप लॉस आल्सो। ट्रू, वो बात और है कि लोग स्टॉप लॉस लेते नहीं है, हाँ, क्योंकि वो फिर टाटा मोटर्स के नाम से स्टिक करके रख जाएंगे कि कंपनी तो अच्छी है ही। सर स्टॉप लॉस नहीं लेते, इस बात पे मैं आपको, जैसे इतने सारे मीम आजकल आ गए हैं, देखो सोशल मीडिया पे ना, इट्स यू कैन से डुअल एज स्वॉर्ड, ये आपको दोनों तरफ पहुंचा सकती है। इट्स अप टू यू हाउ टू यूज इट। आजकल स्टॉप लॉस के लिए भी लोग रील्स बनाने लगे एंड आई एम सो हैप्पी, लोगों को रील्स पसंद आ रही हैं। और स्टॉप लॉस के लिए कोई महाभारत वाला एग्जांपल देगा कि देखो युधिष्ठिर ने स्टॉप लॉस लगाया होता तो महाभारत ना होता। करेक्ट, राइट। और ऐसे कितने सारे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे स्टॉप लॉस की नीड है, लेकिन लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। मैं उसका एक छोटा सा रीजन बताऊंगा साइकोलॉजी का, क्यों नहीं लगाते हम लोग। क्योंकि सर हम लोग ना ट्रेडिंग में हमेशा ना प्लान करके आते हैं प्रॉफिट, हम लोग अपना लॉस कभी प्लान करके नहीं आते। और जो चीज़ मैं अपने जर्नी से आपको बता रहा था कि मैंने कभी कोशिश भी किया ना, तो भी मैं अपना, अगर मेरा 15% लॉस मुझे पोर्टफोलियो में दिख रहा है ना, आई विल एग्जिट एवरीथिंग एंड विल सिट डाउन।
फॉर 1 मंथ। ये 15% आपने अपने लिए नंबर निकाला हुआ है? यस सर। अच्छा, क्योंकि सर मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ ना, मैं ऐसी मेच्योरिटी नहीं कर सकता कि मेरा पैसा 50% डाउन जा रहा है। मैं अगर ऐसी मेच्योरिटी करूंगा तो मैं तो जिंदगी भर टेंशन में रहूंगा कि मेरे पैसे का क्या होगा। सो दैट इज 15%। अब आप सोचिए, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब लोग टारगेट करते हैं अगर हम 12% का रिटर्न दे रहे हैं तो हम आपको पता नहीं क्या दे रहे हैं। सो जब जो आदमी 20-50 सालों से ये काम कर रहे हैं वो लोग इससे ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, मैं क्यों सोचूं? लेकिन ये लॉस बुक करना पेनफुल नहीं होता? वही बता रहा हूँ सर, मैं हमने लॉस प्लान ही नहीं किया ना, तो हमें बुक करने की आदत ही नहीं है। अब देखो, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे क्यों नहीं करते, वो सबका अपना अलग रीज़न हो सकता है। मैं बताऊंगा, इसको भी टच करूंगा पॉइंट को। सबसे आसान तरीका ये है कि मैं हर एक ट्रेड को लॉटरी का टिकट समझता हूँ। आप हर एक ट्रेड को लॉटरी का टिकट लॉटरी का टिकट समझते हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ सर चलिए लॉटरी का एक टिकट खरीदते हैं। वो लॉटरी का अमाउंट कितना भी हो, आपका मान लीजिए 1000 रुपये का लॉटरी का टिकट है, आपने एक खरीदा, मैंने एक खरीदा। अब चाहे लॉटरी लगे चाहे ना लगे, क्या ये 1000 रुपये वापस आएगा? नहीं आएगा ना। सो जब मैं ट्रेड लेने जाता हूँ, सो मैं उसको समझता हूँ कि भैया इसके लिए लॉटरी का टिकट खरीदना है, इसकी एक फीस होगी, वो फीस पहले डिसाइड कर लो मैं कितना पे कर सकता हूँ। और मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपको लॉटरी में ऑप्शन देता ना, हिमांशु सर एक टिकट 100 रुपये का है, 1000 का है, एक 10,000 का है, 1 लाख का है, तो 95% लोग, यहाँ पे 99 नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रहा हूँ ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के साथ में रहना चाहता हूँ, तो 95% लोग जो रहेंगे ना, वो 1000 और 10,000 वाला चुनेंगे। अच्छा, 100 रुपये में सोचेंगे यार बहुत ही कम हो रहा है, 1000 लगा लेते हैं, और 10,000 में कुछ लोग चले जाएंगे, ठीक है, पर 1 लाख को सोचेंगे यार बहुत ही ज्यादा हो रहा है। सो 95% लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? 1000 से 10,000 रुपये, और उनको ये बात क्लियर है कि ये पैसा जाएगा, ये तो वापस नहीं आएगा, चाहे लॉटरी मिले चाहे नहीं मिले। सिमिलरली यू हैव टू प्लान योर लॉस एक ट्रेड में जाने से पहले, कि भाई इस ट्रेड का मेरा रिस्क कितना है। अगर ये ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस इतना दूर है तो इतना दूर होने पर मेरा कितना लॉस होगा। अगर आपने ये प्लान कर लिया, देयर इज नो वे कि आप ट्रेडिंग में लॉस में रहोगे, देयर इज नो वे, अनलेस यू वांट टू। इंटेंशनली आप अगर लॉस में जाना चाह रहे हो, अपनी कोई आदत नहीं बदलना चाह रहे हो, तो अलग सीन है। आपको बस ये प्लान करना है कि ये ट्रेड मेरा है, इस ट्रेड में इससे ज़्यादा लॉस मेरे को नहीं लेना। अभी आंख बंद करके नहीं करना है, आप स्ट्रेटजी बनाइए। एक देखिए, यहाँ पे मेरा इनवैलिडेशन है, इतने पॉइंट आने पर मुझे अपना लॉस मान लीजिए 5,000 रुपये रखना है, 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन साइज कैलकुलेट करो, उतना पैसा उस ट्रेड में डालो, टेंशन फ्री जियो। जब आप ये प्लान कर लोगे कि 5,000 से ज़्यादा नहीं जाना, तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे भी, आप पोजीशन को काटोगे भी। बट अगर आपने प्लान सिर्फ इतना किया था, प्रियांक ने रिकमेंडेशन दिया है, टाटा मोटर्स में तो 400 से 1200 पहुंचाया था, इस बार यहाँ से यहाँ जरूर पहुंचेगा। जब आप इस माइंडसेट से जाते हो तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि आप ना तो टाटा मोटर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो, ना आप अपने मनी मैनेजमेंट पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो प्रियांक पर। तो ये नहीं करना। ट्रस्ट हमेशा एक ही चीज पे करिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट, बाकी सब एडिशनल है। ओके। और इस तरह से देखिए, आप स्टॉप लॉस लगाने की आपकी आदत बदल जाएगी। सो प्लान योर रिस्क। और आप अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ये सेलेक्ट करते हैं सर। और अभी देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बताओ या एक ऐसे ट्रेडर को बताओ जो कॉन्स्टेंटली इतने सालों से प्रॉफिट में है, तो वो म्यूचुअल फंड्स ही हैं ज़्यादातर। तो जो हमें सामने दिख रहे हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल हैं, वो सबसे पहले लॉस की बात कर रहे हैं, और हम प्रोफेशनल बनने की सोच रहे हैं, तो हमें वही करना पड़ेगा ना जो वो कर रहे हैं। सो प्लान योर रिस्क। लेकिन वो लॉस के बारे में सोचना इतना ज़्यादा नेगेटिव लगता है कि हर इंसान सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है उस चीज़ को। पर ये बहुत अच्छा थॉट है आपका सर कि लॉस के बारे में सोचना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर हम गलत चीज सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जब बाहर निकल रहे हो मोटरसाइकिल पे, तो इंडिया में तो आदत है वही हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे, लेकिन अब आजकल चलने लगे हैं ना लोग। सो यू डोंट प्लान योर एक्सीडेंट, यू प्लान योर प्रिकॉशन। करेक्ट। अब अगर मैं कार में चलते हुए सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, तो मैं ये प्लान करके थोड़ी निकला हूँ घर से कि आज एक्सीडेंट करके ही मानूंगा। नहीं, मैं अपना प्रिकॉशन लगा के चल रहा हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करके चल रहा हूँ। सिमिलरली ट्रेडिंग को दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात करी है। अब इसके अंदर एक आपने चार्ल्स डाओ साहब का नाम लिया और आपने बोला उनकी थ्योरी बहुत
मैंने आपके ट्वीट्स भी देखे और मैंने आपको फॉलो भी किया वहाँ पर। आप एसएमसी को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे क्या होती है एसएमसी के पूरा पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे ये डाउ थ्योरी से डिफरेंट है, या फिर कुछ भी आप कोई अपने इंसाइट्स देना चाहें इसके ऊपर? तो सर देखिए, पहला चीज़ तो क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट लिटरली मेरी तरफ से तो सबसे बढ़िया ट्रेडिंग स्टाइल होता है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, अगेन क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई। बट मैं फिर भी सबको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ हमेशा, अपने हर एक स्टूडेंट को भी, सब्सक्राइबर को भी, सबको बोलता हूँ कि देखो, टेक्निकल एनालिसिस का एक पर्पस होता है, आप वो समझो। टेक्निकल एनालिसिस का या फंडामेंटल एनालिसिस का या आपके रिसर्च करने का एकमात्र पर्पस है आपको ये पता लगाना प्राइस कब सस्ता है कब महंगा। करेक्ट, दिस इज द बेसिक फंडा, आप पहले ये समझ लो। अगर आपको ये पता लगाने का तरीका आपका आरएसआई से जम रहा है तो टेंशन मत लो, वो बेस्ट है। अगर आपका मूविंग एवरेज से जम रहा है, टेंशन मत लो, वो बेस्ट है। आपका वीवेब से जच रहा है, वो बेस्ट है। आपका वाइकॉफ से चल रहा है, बढ़िया है। आपका लिवरपूल से चल रहा है, लिवरपूल कह रहा हूँ सॉरी, लेसिमोर से चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका आईसीटी से चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आपका एसएमसी से चल रहा है, बहुत बढ़िया है। मतलब बेसिकली कंसेप्ट समझो कि अभी हम जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से मुंबई जाने का रास्ते कई सारे हैं। यू कैन ड्राइव, यू कैन टेक लिफ्ट, यू कैन गो बाई ट्रेन, यू कैन गो बाई फ्लाइट, आप पहुंचोगे वहीं। सो पहला चीज तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि यही एक होली ग्रिल है और या फिर यही बेस्ट तरीका, या फिर यही बेस्ट तरीका है। मेरे लिए बेस्ट, ये मेरे लिए बेस्ट है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू एवरीवन। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है सर, कि वो बेसिकली ये बोल रहे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की मार्केट की जो मूवमेंट है, हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं, जो कि चलता है डिमांड एंड सप्लाई से, लॉ ऑफ फाइनेंस, या फिर मार्केट चलता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच के लड़ाई से, राइट। सो व्हाट स्मार्ट मनी कंसेप्ट से, कि मार्केट चलता है लिक्विडिटी से। अच्छा, लिक्विडिटी इज वेरी सिंपल, कि जहां पे पैसा होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, प्राइस उस तरफ भागेगा। सो मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझाने का एकमात्र तरीका है कि भैया प्राइस को पैसा पसंद है, प्राइस चलेगा जहां पैसा होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो उसे प्राइस, जहां प्राइस चल रहा है किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का, उसे जहां पे पैसा दिख रहा है वो उसी तरफ भागेगा। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग पैसा प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा रहे हैं, वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगे हुए हैं या तो टारगेट के या स्टॉप लॉस के, तो प्राइस उधर भागेगा। अगर आपको लग रहा है मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो उसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ ज्यादा ऑर्डर्स लगे होंगे। तो आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा लगे हों। और ये कैसे कर सकते हैं? ये आपके पास 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग वॉल्यूम प्रोफाइलिंग यूज करते हैं, इंडिकेटर्स हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह के इंडिकेटर निकालते हैं, ऑर्डर बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। दे ऑल आर डूइंग गुड। व्हाट आई डू, आई प्रीफर प्राइस एक्शन। ओके, मैं प्राइस एक्शन को प्रीफर करता हूँ। नेकेड चार्ट्स देखता हूँ, उसमें मुझे कोई ऐसा इंडिकेटर या उसकी नीड नहीं पड़ती। मैं नॉर्मल चार्ट देख के ही डिसाइड करता हूँ कि कहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा लगे होंगे। हाउ डू आई डू इट? इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप सोचिए, जब आप सीखने शुरू कर रहे होते हैं, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाना पसंद करते हो? क्योंकि ज्यादातर लोगों की समस्या ये होती है कि मैं जहां स्टॉप लॉस लगाता हूं, प्राइस वहां आता है, उसे हिट करता है और वहीं से चला जाता है। सो इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस कोई देख तो नहीं रहा, बट देयर इज समथिंग देयर जो प्राइस को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते लोग, बहुत सारे लोग इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि मेरा स्टॉप अंट हो जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं तो प्राइसेस वो स्टॉप लॉस हिट करके वापस चला जाता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो लॉस होता रहता है। करेक्ट सर। सो ये दोनों के बीच में ना ग्रे एरिया है, छोटा सा ग्रे एरिया है। वो क्या है कि पहला चीज तो आप स्टॉप लॉस जब भी लगाओ, किसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे लगाओ, आंख बंद करके नहीं। एक्चुअली क्या, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर, अभी मैं सर एक इवेंट में गया था रिसेंटली, फिजिकली मैं काफी सारे लोगों से मिला ऑफलाइन। सो वहां पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि सर, बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और निफ्टी 50 में कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इट सिंपली मीन्स कि कोई तो उनको ये सिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अच्छा होता है, अच्छा 30 का अच्छा होता है, 40 का अच्छा होता है। अब कोई तो सिखा रहा है ना, मतलब या तो कोई बुक सिखा रही है। नहीं, बट वो यूट्यूब पे वीडियोस हैं बहुत सारे ऐसे। मैं किसी का नाम नहीं दूंगा ऑब्वियसली, मतलब कोई तो सिखा रहा है, वो बुक सिखा रही है, वीडियो सिखा रही है, ट्विटर पे सिखा रहा है, कोई उनको ये गलत चीज सिखा रहा है। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, वो कोई भी है, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि भाई मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी में इस लेवल को मैं अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करता हूँ। तो स्टॉप लॉस कितने भी पॉइंट्स का हो, स्टॉप लॉस डायनामिक चीज है, वो करेक्ट सर, वो कोई स्टैटिक नहीं है कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट क्यों हो रहा है। वो हर एक सेटअप में अलग अलग हो सकता है। आप सेम स्ट्रेटेजी से, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर XYZ स्ट्रेटेजी बनाई और उसमें आपने प्रीफर करा कि भाई जहां पे ये पर्टिकुलर टाइप की कैंडलस्टिक बनती है, मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अब वो कैंडलस्टिक कभी 40 पॉइंट की बनेगी, कभी 80 की बनेगी, कभी 10 की बनेगी, तो आपका स्टॉप लॉस तो डायनामिक हुआ ना। आपका स्टॉप लॉस स्टैटिक कैसे हो सकता है कि 40 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी डिपेंड करता है, ना कि
कोई स्टैटिक है नंबर वहां पर है। पहला तो ये कंसेप्शन बिल्कुल दिमाग से हटाना चाहिए। और अगर आपको कोई इंसिस्ट कर रहा है ऐसा करके सिखाने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनसे हटके पहले सीखने की कोशिश करो, शायद आपको बेहतर रिजल्ट मिले। तो इसलिए लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि फिर वो 40 पॉइंट आता है स्टॉप लॉस करके चला जाता है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करो कि इसका विन रेट मुझे क्या मिल रहा है। अब सर स्ट्रैटेजी तो ये भी है कि मैं 10 बजे चार्ट ओपन करता हूँ और बाई कर लेता हूँ और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। स्ट्रैटेजी तो ये भी हो सकती है भाई, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी। आप खराब कैसे कह दोगे, मेरी है, मेरे लिए चल रही है, मैं भी ऐसे वीडियो बना देता हूँ। अब सीन क्या है, आप पहले देखो कि जब पिछले 100 दिन में ठीक 10 बजे अगर आपने 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाई किया था, कितने स्टॉप लॉस हुए, कितना टारगेट हुआ। अच्छा, अगर आपका विन रेट और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों मिलाने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आया है, तो वो स्ट्रेटजी बढ़िया है, नहीं तो वो स्ट्रेटजी खराब है। ओके, पहले तो ये समझ लीजिए। तो फिर अब आपने 10 स्ट्रेटजी देखी, आपको पता चला 6 खराब है, 4 बढ़िया, आपने वो 4 निकाल ली। अब वो जो 4 निकाल ली और उन 4 में जो आपने रूल बनाया होगा स्टॉप लॉस का, वो फॉलो करिए, फिर आपके साथ ये नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या कह रहे हैं कि लोग नहीं सुधरेंगे। अच्छा, वो तो 40 ही पॉइंट पे लगाएंगे, उन्होंने तो गुरु मंत्र लिया है कि लगाएंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली रिटेलर्स, इट्स अबाउट एवरी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। हर एक इंस्टीट्यूशन का भी अपना एक इनवैलिडेशन होता होगा, उनका भी अपना एक बाइंग लेवल होता होगा कि हमें यहीं पर बाई करना है। सो दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट मार्केट्स। सो सर सिंपल सा है कि ज़्यादातर लोग जहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, नए लोग जहाँ लगाएंगे वहाँ पे प्राइस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको ऑर्डर से एग्जीक्यूट करना है। एंड इट गोज टू द सेम थिंग जो मैंने आपको बोला, मनी। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका दिखा देता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझाने का। मान लीजिए कि अभी एक XYZ स्टॉक है, उसके अंदर बाइंग करनी है आपको। आपने कोई रिसर्च करा होगा, या तो वो कोई टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न मिला होगा। लेट्स से कि आपको बुल फ्लैग दिख गया, ठीक है, या आपको हेड एंड शोल्डर दिख गया कि वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा, मैं यहाँ पे बाई करूंगा। और या फिर कोई मार्केट में न्यूज़ आ गई कि भाई कल का जो है बजट में अनाउंस हो गया कि कल फलाना ढमकाना इंडस्ट्री में हम इतना पैसा डालेंगे, सरकार ने बोल दिया। तो आप क्या करोगे, उस स्टॉक को बाई करोगे। तीनों तरह की रिसर्च हो सकती है, पैटर्न ट्रेडिंग की, टेक्निकल एनालिसिस की, मूविंग एवरेज की, या फंडामेंटल। अब ये बात सिर्फ आपको थोड़ी पता है, ये बात तो इंस्टीट्यूशंस को भी पता है, और उनके पास तो हमसे ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। वो तो पैटर्न AI ड्रॉ कर देती है उनके लिए, राइट। वो भी देख रहे हैं कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे बाई करेगा, उन्हें पता है प्रियांक भी बाई करेगा, हमें भी बाई करना है। असल मार्केट का एक नियम है, जितने बायर होंगे उतने सेलर होंगे। करेक्ट। नंबर ऑफ बायर और सेलर अलग हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अलग नहीं हो सकता। अगर 10 शेयर बिकेंगे तो 10 किसी ने खरीदे होंगे। वो एक इंसान खरीदेगा, 10 अलग लोग खरीदे, वो अलग अलग खरीदे, वो अलग बात है। खरीदने वाले तो उतना ही है। अब मुझे आपको तो खरीदने हैं 5-10 स्टॉक, एक इंस्टीट्यूशन को कितने खरीदने, उन्हें खरीदने 2 लाख स्टॉक, 4 लाख स्टॉक। सही बात है। अब बताइए, आप भी बायर और मैं भी बायर, तो बेचेगा कौन? सही बात है। कौन बेचेगा भाई? जब हम दोनों ही बायर हैं तो बेचने वाला भी कोई होना चाहिए। सो बस इसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब अगर इंस्टीट्यूशन को पता है कि मुझे 2 लाख स्टॉक बाई करने हैं, तो मुझे 2 लाख सेलर चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पे 2 लाख बेचने वाला कोई आ गया, मेरा काम बन जाएगा। सो ही इज नॉट आफ्टर यू, वो आपके खिलाफ नहीं है, उसे तो बेचारे को नॉर्मली बाई करना है, और उसे 2 लाख बेचने वाले चाहिए। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए इसको सब सपोर्ट बना के बैठे हैं, बाई करने दो। धीरे धीरे 3-4 लाख लोगों ने बाई कर लिया, 3-4 लाख स्टॉक बाई हो चुके हैं मार्केट में। ये मुझे पता चल गया, मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूशन, मुझे पता चल गया कि 3-4 लाख स्टॉक बाई हो चुके हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इनमें से 2 लाख सेलर चाहिए। ये लोग सेल कब करेंगे? 2 कंडीशन पे। पहला, या तो टारगेट हो जाए, करेक्ट, या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो मुझे बस तब तक वेट करना है जब तक 2 लाख ऑर्डर्स के स्टॉप लॉस नीचे ना लग जाए। जैसे ही लग गए 2 लाख ऑर्डर्स के, मैं सिंपली क्या काम करूंगा, थोड़ा बड़ा सा अमाउंट 10,000, 20,000, 30,000 स्टॉक्स एक साथ सेल कर दूंगा। मैंने सेल किया, लोगों के अंदर पैनिक आया, पैनिक आने से क्या होगा, सबके स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर होंगे। और अगर आपने बाई किया है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर है। हम लोग कभी ऐसे नहीं सोचते। आपने अगर बाई करा है स्टॉक को, तो स्टॉप लॉस तो एक सेलिंग ऑर्डर है कि अगर यहां प्राइस आए, बिक जाए, तो जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, क्योंकि आप बायर थे, आप क्या बन गए? सेलर। बस 2 लाख लोगों ने सेल किया, उसने बाई किया। जैसे ही बाई किया, प्राइस को तो ऊपर जाना ही था, वो तो प्लान था, वो तो सब सही थे। तो आप सही होके भी गलत हो जाते हो। तो आपको ऐसा बस देखना होता है, ऐसे लेवल्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे लोग अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। बट ये चीज कहीं पर रिटर्न तो नहीं है। नहीं, ये आपकी एक थ्योरी है, ये आप एज्यूम कर रहे हो इस चीज को। इसको हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं कि ये बात सही है, या सुनने से तो बहुत सही लग रही है मुझे ये वाली बात, लेकिन इसको वैलिडेट कैसे करें? चलिए मैं आपको बहुत ही अपना बढ़िया एक प्रेडिक्शन से बता देता हूँ जो सक्सेसफुल हुई।
अभी जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग 2022 का निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लें, वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट आप ओपन कर लीजिए और आप नज़र दौड़ाइए थोड़ा सा कि मार्केट जो है 2022 में जो लास्ट लेग ऊपर गई, जिसके बाद करेक्शन शुरू हुआ, जिसके बाद 2022 में 8 महीने मार्केट बेरिश रही, 18,000 से 15,000 आई, 15,000 के आसपास 15,400 से लेके 16,000 के बीच में कंसोलिडेशन है। अच्छा, कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट उसके बाद सीधा ऊपर गई 18,000 18,500 और गिरना शुरू हुई, 8 महीने गिरी। गिरने के बाद मार्केट 15,400 आती है, उस कंसोलिडेशन के नीचे जितने स्टॉप लॉस है उन्हें ट्रिगर कर देती है और उसके बाद 26,000 चली जाती है, क्योंकि वो एरिया था जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे थे। मैंने सितंबर से एक थ्योरी बताई थी सबको, सितंबर से मतलब जब से मैं यूट्यूब चैनल लगभग एक्टिव हुआ हूं तब से मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। 25,900 का प्राइस था, 6 सितंबर का दिन था, थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। 6 सितंबर को मैंने बोलना शुरू किया मार्केट इज इन यूफोरिया और मार्केट अब गिरेगी और जून इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 2024 के, इसके लो के नीचे आएगी। अच्छा, निफ्टी 50 में वो लो है 21,284 का। हाँ, और मैंने उस दिन बोला कि आप जितने भी इंडेक्स को ट्रेड करते हो, जितने भी स्टॉक्स को ट्रेड करते हो, ये वाला लो मार्क कर लो, मैक्सिमम स्टॉक्स और मैक्सिमम इंडेक्स इस लेवल के नीचे आएंगे। ये मैंने सितंबर में बोलना शुरू किया, 5-6 महीने से मैं बेरिश बना बैठा हूँ। अभी आप देखेंगे निफ्टी 21,900 तो पहुंच गया है जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लोवेस्ट पॉइंट। अब आप नॉट श्योर वो जाएगा कि नहीं जाएगा, बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप 10 इंडेक्स के नाम जानते हैं तो उसमें से 7 उस लो के नीचे जा चुके हैं। आप जाके देख लीजिए क्यों आए वहीं पर, क्योंकि इलेक्शन से पहले 3 महीने मार्केट साइडवेज थी, उसके बाद, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, याद आ रहा है आपको, मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी 3 महीने, सबको क्लियर नहीं हो रहा था कि गवर्नमेंट कौन सी बनेगी और मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। करेक्ट। उसके बाद एक गवर्नमेंट बनती है, कोalition की बनती है, बहुत ड्रामा होता है ऊपर नीचे 2 दिन, और उसके बाद मार्केट एकदम तेजी से भागना शुरू करती है। और 2024 में जून से लेके सितंबर के बीच में, सर मैं बार्बर की दुकान पे भी जा रहा हूँ ना तो वो भी बोल रहा है मार्केट ऊपर जा रही है। न्यूज चैनल, एवरीथिंग, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स नहीं खुले, इतना इन्वेस्टमेंट कभी 1 महीने के अंदर नहीं आया, सारे रिकॉर्ड बने हैं। कहाँ से कहाँ बने हैं? 21,000 से 26,000 के बीच में। राइट। तो अगर सभी बायर हो गए तो इंस्टीट्यूशन कब बाई करेंगे भाई? ओके, और ये फिर आपका 21,300 वाला जो जून लो वाला लेवल था वो कहाँ से आया? वो सिंपल, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पर जितने भी लोगों ने बाई किया उनका मैक्सिमम पेन लेवल है। अच्छा, वो वहां पे लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रैली वहां से शुरू हुई थी, उसके नीचे वो स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देंगे, लगाना शुरू यहाँ कर पर वो देंगे। लोग बेचेंगे और वहां पे कोई इंस्टीट्यूट। सर आप एक बेसिक नए इन्वेस्टर का मुद्दा क्या होता है, मैंने जमीन अगर 10 लाख रुपए में खरीदी, 1 साल बाद अगर वो 10 लाख में बिक रही है तो वो हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता है कि मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मैंने जितने में खरीदी थी उतने में बेच दी। क्योंकि वो कभी नहीं देखता इन्फ्लेशन से आपका पैसा का परचेसिंग पावर कम हो गया था, आपका लॉस हो चुका है, आप टाइम कॉस्ट आपकी जा चुकी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा चुकी है, बट उसे ऐसा लगता है मैंने जमीन 10 में खरीदी, 10 में बेच दी, मेरा लॉस नहीं हुआ, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ। राइट। 9 लाख में बेच दे तो वो टेंशन में आ जाता है, कहता है मेरी तो बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया, राइट। अब आप सेम चीज स्टॉक मार्केट में लेके आइए, एक आदमी जिंदगी में पहली बार लगाता है 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल हो गया इस बात को, ठीक है, 1.5 साल पहले वो पैसा लगाता है और अब आप सोचिए 1 साल बाद उसे पता चल रहा है मैंने जितना पैसा लगाया था उससे भी कम हो गया, कैसा लगेगा उसे? एफडी बढ़िया थी, वो डायलॉग है ना 3 इडियट्स का, अब्बा कहते थे तो एफडी सही थी। हाँ। तो बैंक की एफडी बढ़िया थी, कम से कम 7% रिटर्न तो देती। तो वो एक ऐसा लेवल है जहां पर मैक्सिमम लोग पेन में चले जाएंगे, अच्छा, मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस वहां लगाएंगे, अपने पोजीशंस को लिक्विडेट कर देंगे, एंड दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बाय फॉर एफपी। जैसे आजकल बोल रहा है ना एफआईआईज बाई करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो बेस्ट एरिया है। बट मेरे ख्याल से दिस शुड नॉट बी सीन। मैं अपनी तरफ से भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, प्रियांक ने तो बोला ही था अभी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि जो भी ये बात हो रही है यहाँ पर, हमें नहीं पता ये पॉडकास्ट आपके सामने कब आएगा, हमें नहीं पता उस समय मार्केट का लेवल क्या चल रहा होगा, बट दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग, क्योंकि ये चीज उनके अकॉर्डिंग सही है, जैसे कि आपने खुद ही बताया ये चीज आपके अकॉर्डिंग सही है। और ये सारी चीजें मैं पास्ट में ऑलरेडी अनाउंस कर भी चुका हूँ, उनके ऊपर अपडेट्स भी कर चुका हूँ, सो दैट्स व्हाई दिस रिकमेंडेशन इज फ्रॉम पास्ट, दिस इज नॉट द करंट लेकिन रिकमेंडेशन। इनमें से कुछ लेवल अभी तक नहीं आए हैं, तो ये भी हाँ, तो इसलिए वो डिस्क्लेमर जरूरी हो जाता है।
जेन्युइनली हम ऐसा फील भी करते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो लेवल मेरे लिए सही है वो लेवल किसी और के लिए भी सही होगा, क्योंकि हो सकता है मैं एक लेवल पे परचेज करने के बाद उसमें 10% और डाउन साइड देख सकता हूँ, क्या पता मैंने स्टैगर्ड में बाई करना हो, लेकिन कोई इंसान वहां पर उधार लेकर बाई कर लेता है। सो जो चीज कोई चीज अगर सही है तो मेरे लिए सही है, हर इंसान को अपने लिए उसकी ट्रेडिंग और उसकी टेस्टिंग कर लेनी। देखिए, मार्केट के फैक्टर्स को हमें हमेशा समझना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, तो क्यों कोई सही नहीं हो सकता। जैसे हम बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस मोर लाइकली सही होते हैं, लेकिन अभी 2021 का अगर हम देखें यूएस मार्केट का कितना बढ़िया एग्जांपल था गेम स्टॉप का। आप सोचिए, गेम स्टॉप का स्टॉक जो गेमिंग वीडियो गेम्स बनाता था, सो हेज फंड्स ने अनाउंस किया कि हम इस पे शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं अराउंड 2020 एंड में, और जनवरी के शुरुआत में कुछ प्राइस भी कितना चल रहा था, आई थिंक $20 के आसपास चल रहा था, $17-18। एंड दे सेड कि ये कंपनी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, काइंड ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे बोल रहे थे अदानी स्टॉक्स को, वैसे ही कि ये जीरो हो जाएगी और हम सब शॉर्ट में बैठे हैं। और गेमिंग्स के फैंस तो आप जानते हो, सो रेडिट एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर एक ग्रुप बनता है रेडिट वॉल स्ट्रीट के नाम से, एंड दे डिसाइड कि हम इस बार रिटेलर्स, हम हेज फंड्स को गलत साबित करके दिखाएंगे, और वो एक कैंपेन चलाते हैं कि हमें इन हेज को लिक्विडेट करना है शॉर्ट पोजीशन में, एंड दे स्टार्ट बाइंग। और वो अपना एक कैंपेन चलाता है सोशल मीडिया पे, सब बाई कर लो, जितने गेमर्स है सब बाई कर लो, मतलब काइंड ऑफ मीम कॉइन जैसे चलते हैं, है ना, मीम स्टॉक्स जैसे चलते हैं। और सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर उस स्टॉक का प्राइस $480 चला गया। ट्विटर, रेडिट, मैं देखता रहता था, हम सोचते थे गेम स्टॉप है क्या, अब हम तो इंडिया में बैठे थे, हमें तो कोई मतलब नहीं था, पूरा दिन की रोबिनहुड पे बाई किए जा रहे हैं, गेम स्टॉप को भगाए जा रहे हैं, बहुत चला था सर, रॉबिनहुड भी वहीं से फेमस हुआ था, रोबिनहुड भी वहीं से फेमस हुआ था। और सीन क्या हुआ, द हेज फंड्स हैड टू एग्जिट देयर पोजीशन, उन्होंने भी सारा पैसा लगा दिया शॉर्ट करने में, लगाना शुरू कर दिया, एंड वन ऑफ देम हैड टू फाइल फॉर सॉल्वेंसी, बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई हेज फंड को, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया ने डिसाइड कर लिया कह रहे हम इन्हें गलत साबित करके रहेंगे। सो लेवल्स तो सर किसी के भी सही गलत हो सकते हैं, और सोचिए सोशल मीडिया पे हो सकता है कि भाई कोई आपको बोल रहा है ये लेवल है, और कोई एक ग्रुप सोशल मीडिया का लग जाए, अब हो सकता है कि आपको एक रेप्यूटेड रिसर्च एनालिस्ट, एक फंड मैनेजर, या फिर एक पूरा प्रॉपर रिसर्च कंपनी, बहुत फेमस कंपनी आपको बोले ये स्टॉक हम यहाँ देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, आपको कहाँ देखना है आपका एनालिसिस। करेक्ट। यहाँ पर प्रियांक एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज एसएमसी पढ़ना शुरू करना है, सो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंकफुली, और टेक्निकल सीखा है, डेरिवेटिव सीखा है, रेंको, पॉइंट एंड फिगर, ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर आईसीटी सीखना है या एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो कहाँ से शुरुआत करी जाए इसको पढ़ने की, क्या चीज हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आप बता सकते हैं इसके अंदर? सर सबसे बढ़िया टॉपिक्स आप इसके लिए पढ़ सकते हो वर्ड लिक्विडिटी को। अब लिक्विडिटी वर्ड बहुत वाइड टॉपिक है फाइनेंस में, अगर आप इसको एज आप समझ लीजिए कि फंडामेंटल टर्म्स में जाएंगे तो लिक्विडिटी का मीनिंग पूरा बदल जाएगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में जाओगे तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। प्लस एसएमसी क्या है, बहुत रीसेंट का टॉपिक है, हाँ, उतना पुराना नहीं है जितना पुराना टेक्निकल्स है, कि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा डेटा या बुक्स मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग हैं और अलग अलग तरीके से चलते हैं। इसके अंदर भी डिबेट चलती है, एवरीवन इज लाइक हॉकिंग की भैया ये मेरा कंसेप्ट है, ये मेरा कंसेप्ट है, एवरी क्रिएटर कम्स एंड सेज एसएमसी मेरा कंसेप्ट है, इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने एसएमसी कंसेप्ट का एक्चुअल में बेस बनाया या जिनके कंसेप्ट के ऊपर सबने एसएमसी ड्राइव करे, ही इज लैरी विलियम्स। वो अभी यूएस में किसी स्टेट के मेयर भी हैं, सो या मेयर रहे होंगे इस इलेक्शन में, हट गए, आई एम नॉट श्योर। लैरी विलियम्स है, उनकी बुक्स से पढ़कर आई थिंक ये पहले जो माइकल जो है हडलस्टन, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज करना शुरू किया, एंड देन मैनी ट्रेडर्स स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट। और जैसे कि अब नाम चेंज करना होता है सर, जैसे कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फेज है जो चार्ल्स लो के टाइम से चल रहा है, 80s 90s में आके AMD के नाम से आ गया कि AMD पैटर्न होता है, देन ICT कम्स एंड सेज इट्स पावर ऑफ 3, सो इट्स जस्ट चेंजिंग द नेम्स। सो अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल्स में जाना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड फॉलो लैरी विलियम्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। YouTube पे वीडियोस अवेलेबल, आई एम नॉट श्योर सर, बट बुक्स हैं इनकी, 3 बुक्स हैं इनकी, वो अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप वो लेके पढ़ सकते हो। बाकी एसएमसी एक नया कंसेप्ट है, आई वुड से कि इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगी, आप उनको देखें, बट इस कंसेप्ट को समझते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि ये बहुत नया कंसेप्ट है, सो एवरीबडी वुड बी टीचिंग इन अ डिफरेंट वे। तो अल्टीमेट गोल आपका क्या होना चाहिए कि अगर आप एसएमसी सीख रहे हो, इसको आप अपने जो भी आप ट्रेड अभी करते हो, जिस कंसेप्ट को करते हो, उसके साथ कैसे मैच कर सकते हो, देन इट विल वर्क लाइक वंडर्स। ओके, अगर आप एक RSI ट्रेडर हैं, अगर आप एक ट्रेंड लाइन ट्रेडर है, यू जस्ट ऐड एसएमसी इन इट, अ बिट ऑफ इट, काइंड जैसे हम चाय में अदरक और इलायची एक्स्ट्रा डाल दें, तो अगर आप एसएमसी को बस वहां पे ऐड कर देंगे तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत बेहतर हो सकता है, बिकॉज द कंसेप्ट इज वेरी न्यू एंड द कंसेप्ट इज वेरी गुड। मतलब आई जस्ट लुक एट द चार्ट्स एंड आई नो
तो लिक्विडिटी पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ पर, लिक्विडिटी देखना शुरू करते हैं। अब तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं, मेरे भी जो ब्रोकर हैं धन, वहाँ पर भी मेरे सामने पहले 5 ऑर्डर बुक होती थी 5 डेप्थ तक की, फिर 20 डेप्थ तक की थी, वो मैक्स डेप्थ तक की आ गई है, पूरे ऑर्डर देते हैं। तो ये चीज मुझे हेल्प कर सकती है यहाँ पर? सर मैंने कभी ऑर्डर से ट्राई नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सुना है, लोग मुझे बताते हैं कि हम ऑर्डर बुक से करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई ऑलवेज लर्नड इट फ्रॉम प्राइस एक्शन। ओके। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग का एक इंडिकेटर होता है आई थिंक, तो वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। जहाँ पे वॉल्यूम आपका थोड़ा ज्यादा रहता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वहाँ ज्यादा होते हैं। बस प्रॉब्लम क्या आती है, ऑर्डर बुक क्यों मैं नहीं गया या मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं बना ऑर्डर बुक में, क्योंकि ऑर्डर बुक ना मैनिपुलेट हो सकती है। हाँ, क्योंकि अभी तो वो अपना प्राइस से बहुत दूर है, प्राइस से अब जो मर्जी ऑर्डर डाल दीजिए, बिल्कुल वो हो जाएगा। मेरा भी ये थॉट था, इसीलिए मेरा आपसे क्वेश्चन भी था कि क्या ऑर्डर बुक इज द राइट वे टू गो थ्रू दिस? हाँ, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग यूज करते होंगे, राइट। सो दैट इज सेम सर, एक्चुअली वही बात जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि मैनिपुलेशन तो हर स्ट्रेटजी में है। सो अगेन जो बंदा ऑर्डर बुक कर रहा होगा वो भी मुझे यही बात बोलेगा कि हर स्ट्रेटजी के पीछे एक assumption भी होती है, क्या पता वो उनको फॉलो करने वाले वो ये अज्यूम करते हो कि यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं है, हम इसको सही डेटा मान के चलते हैं, वो सही मान के चलते, तो उन्हें भी क्योंकि सर अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमें पता है कोई भी स्ट्रेटजी सीखेंगे 10 में से 7 ही बार सही होना है, करेक्ट, 8 ही बार सही होना है, 6 ही बार सही होना है। अब अगर जैसा आजकल तो चलता है थंबनेल में 99% सही होते हैं लोग, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। सो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को छोड़ दें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अलावा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड बोलने में भी सरकाज़म दिख रहा है। सो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को छोड़ दे जिनकी एक्यूरेसी 99% है या 100% भी है कुछ लोगों की, उनके अलावा बाकी लोगों को तो पता ही है कि मुझे 2-3 बार गलत होना ही है। क्योंकि तो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एटलीस्ट मुझे तो आज तक नहीं मिली है कि जहां पर आप 2 या 3 बार भी गलत नहीं होगे, 2 बार तो डेफिनेटली गलत हो गई आप, सिंपल सी बात है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अभी हमने डिस्कशन करी थी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ये मेरी हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी और मेरी पर्सनल भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हमें एक आइडिया दे दें, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर फुल टाइम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं 2020 के बाद से। सो इफ देयर इज समथिंग विच इज कंक्रीट और देयर इज समथिंग विच इज which gives you a good setup और बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, तो डेफिनेटली हम उसको आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको मैं बिल्कुल इतना आसान तरीके से समझाऊंगा एंड आई विल बी यूजिंग द बेसिक इंडिकेटर जो कि अधिकतर लोगों को आता होगा। सो मैं आपको बस 2-3 मिनट के अंदर बता देता हूँ। सबने बस क्या करना है, सिंपली चार्ट पे अपना एक बार ये ट्राई करके देख लेना है। इसके लिए मैं एक बार यहाँ पर आपको पॉज करूंगा और मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक प्रियांक जी आपको स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं, आप इस पॉडकास्ट को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, लैपटॉप या पीसी अरेंज कर लीजिए, चार्ट्स ओपन कर लीजिए, सो दैट जब वो समझा रहे हैं तो आप इस चीज को अपने पास लाइव देख सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। सो आप यहाँ पर दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रियांक जी से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करवा रहा हूँ, प्लीज सर। तो सर इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, कोई भी इंडेक्स आप यूज कर लीजिए, कोई भी स्टॉक आप यूज कर लीजिए, सब में काम करेगी, इंट्राडे में काम करेगी। आपको बेसिकली क्या करना है, एक इंडिकेटर यूज करना है RSI। ठीक है सर, RSI बहुत बेसिक है, आप किसी भी ब्रोकर में लगा लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे लगा लीजिए, investing.com, ट्रेडिंग सब पे अवेलेबल होता है। आपको जैसे ही उसे लगाओगे तो उसका जो डिफॉल्ट वर्जन है उसी को रहने दीजिए, कुछ छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है। 14 पैरामीटर 70-30 का ओवरबॉट ओवरसोल्ड, करेक्ट सर। ठीक है, तो अब इसमें 70 और 30 आपको पता होता है, एक ओवरबॉट लेवल होता है, एक ओवरसोल्ड लेवल होता है, उसको भी सेम वैसे ही रहने दीजिए। अब इसके अंदर एक वर्ड होता है डाइवर्जेंस, वो भी अधिकतर लोगों को समझ में आता है, नहीं आता तो मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन बता देता हूँ। नहीं, हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस भी हैं जहाँ पे डाइवर्जेंस डिस्कस हुई है, बट हाँ आप अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल बेसिक है, आता तो बहुत ही बढ़िया है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं बहुत क्विकली बताऊंगा कि आपको सिंपली ये समझना है सर, RSI क्या करता है, स्ट्रेंथ बताता है कि भाई जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस जो जा रहा है, ये एक्चुअल स्ट्रेंथ में जा रहा है या मैनिपुलेटेड स्ट्रेंथ में जा रहा है। RSI का काम इतना सा होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है ना। सो RSI क्या करता है, जैसे जैसे प्राइस कोई हाई बनाता है, RSI भी हाई बनाता है, जब कोई प्राइस लो बनाता है, RSI भी लो बनाता है, दिखाते हुए कि सब कुछ सही चल रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि प्राइस हायर हाइज बनाना शुरू कर देता है, मतलब प्राइस जैसे ऊपर जाना जा रहा है, इंडिकेटर ऊपर जाने से मना कर देता है। RSI क्या करता है, ऊपर जाना बंद कर देता है, वो कहता है कि ये जो ऊपर जा रहा है ये फेक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस बेसिकली। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए डाइवर्जेंस बनने का वेट करना है। अब आपको 2 कंडीशन लगानी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि डाइवर्जेंस तो अधिकतर लोगों को आता है, वो बोलेंगे कि जब मुझे आता ही है तो आप क्या सिखाओगे, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे एक ऐसी स्पेशल कंडीशन ऐड करने वाला हूँ, 2 कंडीशन, जिससे आपका जो विन रेट है वो बेहतर हो सकता है। आपके लिए कितना विन रेट होगा वो आपको पेपर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और 100 ट्रेड करके देखना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग में कि आपके लिए क्या विन रेट निकल के आ रहा है। हर किसी ट्रेडर को किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले बैक टेस्ट तो कर ही लेना चाहिए। करेक्ट सर, मैं इसका नाम बोलता हूँ सर ब्रेड बटर स्ट्रेटजी। अच्छा। और मेरे YouTube चैनल पे चलने वाले सबसे ज्यादा स्ट्रेटजीज में से ये एक है। आज मतलब हमेशा हर वीडियो के नीचे कमेंट आता ही है, सर आज ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का सेटअप बना था और बहुत बढ़िया गया। तो बहुत ईजी स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना है, पहला कंडीशन,
कि आपको डाइवर्जेंस तो नोट करना है, बट डाइवर्जेंस हमेशा या तो ओवरबोट कंडीशन में देखना है या ओवरसोल्ड कंडीशन में देखना है। अगर वो डाइवर्जेंस 70 के नीचे बना हुआ है या 30 लेवल के ऊपर बना है आरएसआई के, तो आपको उसे नहीं देखना है। ठीक है, टाइम फ्रेम आप 1 मिनट यूज कर लीजिए, 5 मिनट यूज कर लीजिए, 15 मिनट यूज कर लीजिए, 1 डे कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो आपने बोला कि 70 के ऊपर वाली डाइवर्जेंस हमें बियरिश डाइवर्जेंस देखनी है, करेक्ट। अब यहाँ पर जो दोनों टॉप बने हुए हैं वो दोनों 70 के ऊपर होने चाहिए, या पहले वाला 70 के ऊपर है और दूसरा नहीं है तो भी चलेगा? दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक 70। मतलब सिंपल सा है कि प्राइस एक बार ओवरबोट या ओवरसोल्ड हुआ होना चाहिए। ठीक है सर। टाइम फ्रेम आपकी चॉइस है। अगर आप स्विंग करना चाह रहे हो तो आप टाइम फ्रेम बड़ा कर लीजिए, आप इंट्राडे करना चाह रहे हो तो टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर लीजिए। ठीक है, ये बड़ा इजी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि हमने ओवरबोट या ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये कर लिया। अब अगली चीज आती है, होता क्या है कि हम डाइवर्जेंस बनते ही ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ से पलट जाएगा, और होता क्या है, प्राइस उसी डायरेक्शन में आगे चला जाता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि आरएसआई का काम है ये बताना कि स्ट्रेंथ के अंदर मैनिपुलेशन है, इंडिकेटर का काम ये बताना नहीं है कि प्राइस रिवर्स हो रहा है। दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस कि आरएसआई का काम आपको ये बताना नहीं है कि प्राइस रिवर्सल करेगा, उसका काम है आपको डेटा देना। तो वो डेटा आपको ये दे रहा है कि अभी प्राइस अपने जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो वीक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्राइस इतना दिखा रहा है, आपने डाइवर्जेंस देख लिया। अब आपको वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का। मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है। उसका मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए डाइवर्जेंस 2 हाई या 2 लो के बीच में बना है, 3 में भी बन सकता है, एक और बार ऊपर गया तो 3 में भी बन सकता है, 3 हाई या 3 लो के बीच में बना है। तो आपको देखना है प्राइस में जो रीसेंट हाई या लो बना था। अगर आप देख रहे हो ओवर बॉट कंडीशन तो आप देखोगे बेरिश डाइवर्जेंस, प्राइस नीचे आएगा। तो आप देखोगे प्राइस में जो लास्ट लो बना था, स्विंग लो बना था, उसे मार्क करोगे। और अगर आप बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हो तो लास्ट स्विंग हाई को मार्क करोगे। जैसे ही प्राइस उसको ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। अपना स्टॉप लॉस हाईएस्ट पॉइंट शॉर्ट के टाइम पे, लोवेस्ट पॉइंट लॉन्ग के टाइम पर आपको लेना है। बियरिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो पहली कंडीशन आपकी आरएसआई कम से कम एक बार ओवरबॉट होनी चाहिए। करेक्ट। यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंस बननी चाहिए। डाइवर्जेंस बनने के बाद जब कभी भी प्राइसेस पहला लोअर लो लोअर हाई बनाती है, जो पिछला रीसेंट स्विंग लो बनाया था, जब वो काटती है तो फिर हमें यहाँ पर बेचना है। और रीसेंट वाला जो स्विंग हाई था या फिर ऑल टाइम हाई जो अभी उससे पिछले वाला हाई था, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। कौन से वाला हाई? जो रीसेंट वाला बिल्कुल हाई था, या फिर जो डाइवर्जेंस अगर आपका बना होगा प्राइस में तो प्राइस यूजुअली ऊपर ही गया। हाँ, प्राइस तो ऊपर गया होगा, तो जो सेकंड वाला हाई था, जो हायर हाई था, वो मेरा स्टॉप लॉस, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपको पहला टारगेट करना है मिनिमम 1:1। अच्छा, इससे कम नहीं करना है, क्योंकि 1:1 से फिर क्या होगा दिक्कत कि आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कभी नहीं बन सकता। स्टॉप लॉस हो जाने दीजिए अगर हो रहा है, बट 1:1 योर मिनिमम कैटेगरी कि 1:1 आपका मेन टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट आप क्या कर सकते हैं कि जब प्राइस, जैसे प्राइस अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे होते हैं तो एक बड़ा स्विंग होता है, यहाँ से प्राइस उठ के चलना शुरू हुआ था, वहां से उठ के चलना शुरू हुआ था, तो आपका मैक्सिमम टारगेट है। तो उसमें आपको 2 से 3 आवर तक का ट्रेड मिल सकता है। मैं इसको ब्रेड बटर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एक तो अच्छी चीज क्या है कि 1 मिनट के चार्ट पे ही अक्सर दिन में एक बार तो बन ही जाता है, कभी कभी 2 से 3 बार भी बन जाता है। ओके, ठीक है। अगर मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाए तब तो नहीं जाएगा, बट अक्सर दिनों में ये 1 बार या 2 बार तो आपको बन जाएगा। और अगर आप 2-3 इंडेक्स ट्रेड कर सकते हो, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो उनमें से किसी एक में तो ये बन ही जाता है अक्सर। स्ट्रेटजी सिर्फ इंडेक्स के लिए है या स्टॉक्स के लिए भी है? स्टॉक्स के लिए भी सर, इंडेक्स के लिए भी, दोनों के लिए। अगर आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हो, स्टॉक सेलेक्ट करते हो, फिर आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। आप जो भी स्क्रीनर यूज करते हो उसमें मार्क करके रख दो कि पिछले 15 मिनट में जिसका आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे 70 से ऊपर हो, तो आपको स्क्रीनर दिखा देगा, उनमें चेक करते रहिए डाइवर्जेंस बन रहा है। ओके ओके, तो बस इस तरह से आपको ट्रेड करना है। दिस इज वेरी बेसिक स्ट्रेटजी। और अगर कोई आके देखना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ये स्ट्रेटजी है ही सर। और मैं अपने डेली मार्केट अपडेट्स जो मैं डेली वीडियोस डालता हूँ उसमें जिस दिन बनता है तो मैं इसका प्रैक्टिस भी कराता रहता हूँ। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग ऑन माई चैनल। इससे क्या फायदा होता है कि जिन लोगों ने वो स्ट्रेटजी सीखी तो वो उनको प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा यहाँ पर। एल्गो ट्रेडिंग का बहुत चलन है आज की डेट के अंदर। वेयर डू यू सी एल्गो ट्रेडिंग गोइंग फॉरवर्ड? आप अपनी ट्रेडिंग में एल्गो यूज करते हैं, नहीं करते हैं, या फ्यूचर में उसको इंकलकेट करने का प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आपका क्या थॉट है एल्गो ट्रेडिंग? सर, एल्गो ट्रेडिंग को एक्चुअली मैं पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ। अच्छा, ठीक है। और एल्गो ट्रेडिंग के लेकर मेरा हमेशा से एक कंसेप्ट पहले भी रहा है, वो आज भी सेम है कि एवरीबडी शुड इंक्लूड इट एज सुन एज पॉसिबल, इवन यू टेक टाइम। बट कब? जब आप पहले कम से कम एक मॉडरेट लेवल ट्रेडिंग में अचीव कर लो। एक मॉडरेट लेवल मतलब जब आपको समझ में आ जाएगी ट्रेडिंग क्या होती है, देन यू एडिट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एल्गो ट्रेडिंग में? 2 तरह की एल्गो ट्रेडिंग होती है। एक जब आप किसी और की स्ट्रेटजी की एल्गो को यूज कर रहे हो, एक जब आप अपनी स्ट्रेटजी पर एल्गो यूज कर रहे हो। सो व्हाट आई प्रीफर इज कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी की एल्गो होनी चाहिए, या फिर एल्गो जिस स्ट्रेटजी पर बनी है वो स्ट्रेटजी का प्रो कॉन्स लिमिटेशन सब कुछ आपको
पता होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। owning that strategy or otherwise Correct. you should know all the intricacies of that strategy. करेक्ट सर। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को नहीं जानते हो तो इवन एल्गो ट्रेडिंग में मैंने जो है अधिकतर लोगों को वही सेम रेशियो निकल के आएगा जो नॉर्मल ट्रेडिंग में होता है, कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी हर एक मार्केट में नहीं चल पाती। एंड इफ यू नो योर स्ट्रेटेजी कि एल्गो में कौन सी स्ट्रेटेजी चल रही है, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आती है, देन यू कैन मेक चेंजेस विद टाइम। आपको पता है कि अभी क्या चलेगा, अभी मुझे अपने एल्गो को रोक देना चाहिए कि नहीं रोक देना चाहिए, आज की मार्केट में उसे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज आज के वक्त में क्या हो रहा है सर, क्योंकि वही है, सोशल मीडिया में सब कुछ आता है ना एकदम बाढ़ की तरह आता है। तो हमें क्या लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि बस लगा के छोड़ दो, डेली वो पैसा बना के देगी। तो कोई आरबीआई का बैंकिंग मशीन नहीं छाप के ले आए हो आप। एल्गो ट्रेडिंग इज एक्चुअली द सेम ट्रेडिंग विच यू यूज्ड टू डू, द ओनली डिफरेंस इज इट इज नॉट मैनुअल, इट इज ऑटोमेटिक। आपकी जगह पे रोबोट काम कर रहा है, बट मार्केट्स आर सेम, मार्केट फिगर्स आर सेम, मार्केट फैक्टर्स आर सेम। तो आपको एल्गो की अगर समझ है, उस स्ट्रेटेजी की समझ है, आपको उसका लिमिटेशन पता है, कब चलता है कब नहीं चलता, कैसे रिस्क मैनेजमेंट चलता है, देन इट इज वेरी गुड, बिकॉज इट कैन एक्चुअली कट योर इमोशनल ट्रॉमा। जो इमोशनल ट्रॉमा आपके अंदर आता है, इट कैन कट डाउन दैट पार्ट, बट स्टिल अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट तो एनी एल्गो विल नॉट वर्क फॉर यू। वंडरफुल। सॉरी, मैंने आपको बोला था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक और क्वेश्चन है, अगर आप आंसर कर पाए तो। आजकल 2020 के बाद से स्पेशली बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, आपका इसको लेकर क्या व्यू है? सर बहुत बढ़िया है, क्योंकि फाइनेंस का तो करियर अभी शुरू हुआ है, तो मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन क्या आप उस तरह से फुल टाइम करने जा रहे हो जैसे आप फुल टाइम जॉब करने जा रहे थे? 15 साल की स्कूलिंग, उसके बाद 4 साल का कॉलेज, जरूरत पड़ी तो 2 और पीजी में आपने 2 और साल आपको कॉलेज कर लिया, तो 17 साल लगाने के बाद फुल टाइम जॉब करने जाते हो ना। ट्रेडिंग हम पहले दिन से सोचते हैं, सो दैट विल नॉट वर्क। सो पहले पढ़ाई करें। एग्जैक्टली, पहले आप अपनी पढ़ाई करें, तो ट्रेडिंग की भी पढ़ाई करें, वक्त लगाएं, स्कूलिंग करें, ट्रेडिंग की बेसिकली जो कहना चाह रहा हूं वो 2-3 साल दें, फिर अपने आप को रियलाइज करें क्या मैं इतना कर पा रहा हूं कि मैं इसमें फुल टाइम रह सकता हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमरजेंसी फंड्स। हाउएवर इमरजेंसी फंड्स तो सबके पास होने चाहिए, इवन इफ यू आर इन जॉब, बिकॉज यू नेवर नो, इवन इफ यू आर इन बिजनेस यू मस्ट हैव योर इमरजेंसी फंड्स। बट अगर नहीं है और ट्रेडिंग सोच रहे हो, देन इट इज अ मस्ट लिस्ट कि आपके पास अपने कम से कम 1.5 से 2 साल के फंड्स एडिशनल रखे हों, जिसको आप कभी ट्रेडिंग फंड में नहीं डालोगे, वो आपके पास हैं। और आपने अपने आप को इतना बैक टेस्ट कर लिया है या लाइव टेस्ट कर लिया है 2-3 साल कि आप सच में ट्रेडिंग में अच्छा कर पा रहे हो, देन ओनली यू कैन चूज इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज सर, आजकल ये भी एक चीज चल रहा है, एक आजकल लोगों के अंदर ना एक खुमार आ गया है, 22 साल का करोड़पति, 21 साल का करोड़पति, है ना, 19 साल की उम्र में मैंने तो जो है 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कमाकर। ये आजकल ऐसे थंबनेल वीडियोस चलती हैं। सो व्हाट आई वुड से, इससे एक यंग जनरेशन को ये एक समझ में आता है कि कॉलेज में भी आप जो है कॉलेज छोड़ के ट्रेडिंग कर लो। सर आपने कितनी बड़ी बात बोली थी, देखो आप भी इंजीनियर हो, आपने बोला कि मैंने भी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करी है, एंड सिमिलरली आई सेड मैकेनिकल इंजीनियर। मैं जितने लोगों को ट्रेडिंग में सक्सेसफुल जानता हूँ, दे एक्चुअली हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड ऐसा नहीं, अब वही वाली बात आ जाएगी, फिर कोई एग्जांपल देगा, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट था, वो तो स्कूल ड्रॉप आउट था। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन। सारे लोग आज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना, 1 in a million हो सकता है राइट, तो सब सचिन तेंदुलकर पैशन अलग लेवल का रहा होगा, क्या पता हमारा पैशन उस लेवल का नहीं होगा। करेक्ट सर, सब सचिन तेंदुलकर नहीं बनेंगे, सब विराट कोहली नहीं बनेंगे, सब रोहित शर्मा नहीं बनेंगे। देयर वुड बी एवरी टाइप ऑफ प्लेयर, कुछ आईपीएल खेलेंगे, कुछ रणजी खेलेंगे, कुछ नेशनल खेलेंगे, कुछ इंटरनेशनल खेलेंगे। सो यू हैव काम नहीं भी मिलेगा, कुछ अच्छे प्लेयर होने के बावजूद काम नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। राइट। और सिर्फ आपका क्रिकेट या टैलेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। और पढ़ाई क्या करती है, आपकी स्कूलिंग और आपका कॉलेज क्या करता है, मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब मैं कई बार ऐसा सोचते थे, हम लोग जब 10th 11th में थे, हम सोचते थे ये ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर का हमें क्या मिलेगा। मैंने जो है सोचा, अब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आ गई, अब मैं क्या करूं पढ़ के, मैंने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी पढ़ी थी। या मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एजुकेशन आपके लॉजिकल माइंड को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। यही बोलने वाला था सर, कि जो स्कूलिंग है ना आपकी, वो जो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जिसको हमें लगता है कुछ ही काम नहीं आएंगे, एक्चुअली दे आर डेवलपिंग योर माइंड। राइट। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि आपके माइंड को बढ़ा सके, डेवलप कर सके। 19-20 फ्लॉज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो तो हर चीज के अंदर होता है, हर चीज के अंदर ब्रॉडली आपके लॉजिक को डेवलप करने में बहुत काम आती है। करेक्ट सर, तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। एंड आई वुड रिकमेंड द सेम। अगर आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो आगे, तो अलग सिनेरियो है। अदरवाइज आई वुड से कि अगर आप पढ़ाई में समर्थ हैं, और इवन अगर आप स्कूल या कॉलेज नहीं भी जा पा रहे हो, देन आई वुड से रीड बुक्स, बट कीप स्टडिंग। दैट इज ट्रेडिंग के लिए आपको लगता है कि बुक्स पढ़कर और कुछ भी पढ़ाई करके फिर ही आपको फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचना। करेक्ट सर, वो आपके माइंड को इतना डेवलप करेगा कि आप आने वाले टाइम में ट्रेडिंग के जो चैलेंजेस है ना लाइफ में आपके, और जो फुल टाइम ट्रेडिंग में आपके चैलेंजेस आएंगे, वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये आज, लेकिन आगे आएगा।
बिल्कुल सही बात है। तो आपने बहुत सारी विजडम वाली बातें हमारे साथ करी हैं। मुझे पता नहीं है कि आपकी एज कितनी है, लेकिन बहुत छोटी एज में आप इतनी सारी विजडम वाली, इतनी सारी डीप बातें आपने करी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मतलब ये टाइम हमारा कब बीत गया मुझे पता भी नहीं चला है, और आप बोलते बहुत अच्छा है एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को आपके चैनल से भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आप सभी लोगों को भी थैंक यू सो मच, यू आर हेयर टिल द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आपके माइंड में स्ट्रेटजी को लेकर या फिर प्रियांक जी से कोई भी अगर और क्वेश्चन है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, फुल टाइम ट्रेडिंग ऑप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एसएमसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हमने स्टार्ट किया लेकिन हम डेविएट हो गए बातों के अंदर, आप वो वाले सारे क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी हैविंग ऑल योर क्वेश्चंस।